हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21 दरी हुई पारुल। पारुल फार्म हाउस में उसका पीछा करते हुए अंदर कमरे में पहुंच गई। अपने कमरे में पहुंचकर देखा तो कमरा एकदम सुनसान था। यह एक लग्जरियस रूम था। पारुल पारुल बहुत ध्यान से सभी चीजों को निहार रही थी। उसे एक अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। मन ही मन उसे डर भी लग रहा था। इस बात का डर नहीं था कि वह फार्म हाउस आई है, बल्कि उसे शिवाय से डर लग रहा था। वह जानती थी कि अगर उसे पता चल गया कि वह उसका पीछा कर रही थी तो उसकी खैर नहीं होगी। इतने बड़े घर में कोई भी नहीं रहता। पारुल बड़े गौर से हर तरफ में निहार रही थी। वह सभी चीजों को निहारत हुए आगे बढ़ रही थी। फ्लिपकार्ट से एक अजीब सी आवाज सुनाए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पका जा रहा है। शायद किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक से इस आवाज को सुनकर को एकदम सतर्क हो गई। उसने बहुत मजबूती से अपने हाथ में पड़े हुए फाइल को कस के अपने सीने में दबाए, फिर दबे पांव कमरे से बाहर निकलने लगी। वो कॉरिडोर से निकाल कर सीधे उसे आवाज का पीछा करने लगी। अचानक उसे लगा जैसे किसी को देखा है। शायद ये शिवाय था। उसने एक पल भी नहीं लगाया, वह सीधा शिवाय का पीछा करते हुए उसके पीछे भाग एक कमरे में गया। उसने वहां रखी एक मूर्ति को उठाकर साइड में रख दिया। जैसे ही मूर्ति को उसने उठाया, अलमारी के पीछे से एक दरवाजा खुला। पारुल फटी आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसने तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही है और शिवाय का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी। क्या करने वाला है? पारुल अभी अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि वह सीधे उसे दरवाजे में घुसा और नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए बेसमेंट में चला गया और फिर अचानक से दरवाजा लॉक हो गया। पारुल को यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लग रहा था। यह कोई जादू टोना तो नहीं करने वाला? फोन विश्वास करेगा कि यह ऐसा भी कर सकता है? मैं तो इसे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि यह लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये तो अंधविश्वास का पुजारी है। अभी बेसमेंट में क्या करने के लिए गया है, मुझे जानना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें बताने वाला यह खड़ूस में फिर बेसमेंट में करता क्या है? इतनी ज्यादा सीरियस थी क्यों खुद को रोक नहीं पाए और उसने फिर से वही रखी मूर्ति को उठाया और जैसे ही दरवाजा खुला वह एकदम से जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई और सीधे नीचे बाएं बेसमेंट पर पहुंच गए। बेसमेंट में पहुंचकर उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दो चार और कदम आगे बढ़े तो उसे समझ में आया कि शायद आगे रोशन। वह जान गई थी कि अगर वह रोशनी में शिवाय के सामने गई तो उसकी क्या हाल हो सकती है, और वह जो कर रहा है उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वह छुपकर सब कुछ देखना चाहती थी। पारुल वही एक बड़े से बोरे के पीछे छुप गई। वहां से नजर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। शिवाय जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़का कुर्सियों से बंधा हुआ था और उसके आसपास हथियारबंद आदमी नकाब पहने खड़े थे। छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और धमकी देने के अंदाज में उन लड़कों से कह रहा था, ज्यादा मत बोलो, अगर ज्यादा बकवास की तो तुम्हें और ज्यादा सफर करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि शांत रहो। तुम्हें जितना जानना था जान चुके हैं, अब बारी तुम्हारी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि शिवाय सिंह राठौर से टकराने का क्या अंजाम होता है। अचानक से शिवाय को देखकर उसे लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। शी शिवाय। मुंह से तो ठीक से शिवाय का नाम भी नहीं लिया जा पा रहा था। हाँ, शिवाय। शिवाय का नाम सुनकर उसकी जान हलक में आ गई थी। क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? शिवाय ने कंधे पर हाथ रखा और उसके पीठ को थप्पड़ आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे डर रहे हो जैसे मैं अभी तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। गाय के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई जो उसके गलत इरादों को प्रेजेंट कर रहे हैं। बोरी के पीछे छुपे कर देख रही पैरों एकदम घबरा गई थी। शिवाय की आंखें इस वक्त जुनून नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उस लड़के को जान से मार डालेगा। शिवाय, मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और वैसे भी तुम मुझे नहीं मार सकते।
क्योंकि अनिका मुझे प्यार करती है। अनिका को तुम उदास नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करते हो और जब तक उसका प्यार मेरे साथ है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिवाय मुझे पता है कि तुम कभी भी उसका बुरा नहीं चाहोगे और वह मेरे बिना वह मर जाएगी। शिवाय ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुरा कर बोला, कोई भी किसी के लिए नहीं मारता नक्श। और रही बात अनीता की तो वह अभी बच्ची है, इतनी मेच्योर नहीं कि अपने लिए सही और गलत की समझ कर सके। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिवाय सिंह राठौड़ अभी जिंदा है। मैं जानता था कि तुम यही बात कहोगे और यह भी जानता था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि अनिका और मेरे बीच क्या चल रहा है तो तुम मेरा पीछा करोगे, मुझे इसी तरह बांधकर अपने सामने लगे। लेकिन शिवाय शायद तुम भूल गए हो कि इस तरह से बुजदिलों दिलों वाला काम नहीं करते। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही शक्ति है तो और मुझसे अकेले मुकाबला करो, फिर डिसाइड हो जाएगा कि किस में कितनी हिम्मत है। नक्श यह मत बोलो कि तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो, इसलिए तुम्हारी मनमानी तुम्हारी चलती मेरे सामने काम नहीं आएगी। और वैसे भी मुकाबला करने के लिए बराबरी का होना बहुत जरूरी है और तुम मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो तो फिर तुम्हारी और मेरी मुकाबला तो हो ही नहीं सकती। शिवाय की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। इतना घमंड है इस खड़ूस में। और उसे लड़के ने सच ही तो कहा, अगर इसमें इतनी हिम्मत है तो इसे खुद मुकाबला करके देख लेना चाहिए। बोरी के पीछे छुपी प्रो के मन में डर तो था, लेकिन उसे लड़के की हिम्मत भरी बातों ने उसमें ताकत ला दिया था। उसे भी लग रहा था मुकाबला हुआ तो शायद नक्श जीत जाएगा। नक्श अच्छे से जानता था कि शिवाय उसके बहकावे में नहीं आने वाला, इसलिए उसने अपनी दूसरी चला चली और उसके ताकत और उसके आदमियों को नीचा दिखाने के लिए उनके बारे में गलत शब्द बोलने लगा। शिवाय भी यह सारी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसके हाथ पैर खुलवा दिए। आखिर में दोनों का मुकाबला शुरू हुआ और जैसा कि देख रहा था, थोड़ी ही देर में शिवाय ने उसे धूल चटा दी थी और वह जमीन पर गिरा दर्द से कराह रहा था। क्या हुआ? मेरा सामना करो। नक्श, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करना चाहता था। शिवाय सिंह राठौड़ को अपने से छोटे लोगों के साथ मुकाबला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नक्श बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, उसने शिवाय की ओर देखा और बोला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अनिका को नहीं छोड़ने वाला। शिवा ने उसे पैसों का लालच देते हुए कहा, तुमने अगर अनीता से दूरी बनाने के लिए खुद को तैयार कर लिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम इस जीवन में तो समाप्त ही नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अनिका चाहिए। नक्श बिना सोचे समझे एक बार में ही बोल गया, ये वही अनिका तो नहीं जो मुझे बस स्टैंड में मिली थी, कहीं ये लड़ाई इस अनिका के लिए तो नहीं? और वह आदमी जो उसे लेने आए थे, उन लोगों ने भी कहा था कि वह राठौर के आदमी है। अच्छा, आप सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। अनिका को ये दोनों प्यार करते हैं और उसके लिए दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। एक के पास पैसा है तो एक के पास प्यार है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि अनिका इस खड़ूस के हिस्से में न जाए। कितना घमंडी ये राठौर। ये सब कुछ देखकर पारो भूल ही गई थी कि वह यहाँ क्या करने आई है। अच्छा, एक बात तुम्हें बतानी थी जिसे सुनकर तुम तो एकदम खुश हो जाओगे। इतनी मार खाने के बाद भी नक्श का कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ था। शायद उसे इस तरह के मार खाने की आदत बन गई थी। नक्श शिवाय के पास आया और धीरे से फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मैं जानता था कि अनीता जैसी लड़की मेरी हैसियत के बाहर है। मैं तो सपने में भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैंने एक प्लान बनाया। तुम्हारी बहन के सामने विचार की और सादगी का नाटक किया। मैंने उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। मुझे पता था कि जब तुम्हें हम दोनों के बारे में पता चलेगा तो तुम इतनी आसानी से हम दोनों को एक नहीं होने दोगे, इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। जी, बहन के होने वाले पति को करने के बारे में पिता बनने वाली मतलब समझ रहे हो तुम? उसने उसे तंग करते हुए कहा। औरत, और तुम्हारी बहन के नाम जाने कितने वीडियो फोटोज हैं जो मेरे सिर्फ एक इशारे पर वायरल हो जाएंगे और फिर तुम्हारा खानदान कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। शिवा ने जब ये बात सुनी तो एकदम गुस्से से पागल हो गया।
मुझे समझे अपने जेब से गन निकाली और सीधा उसे पर निशाना साध कर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक पूरे बेसमेंट में अंधेरा छा गया। यह कोई और नहीं बल्कि पागल थी। उसने जब देखा कि शिवाय उसे लड़के को गोली मारने वाला है तो उसने बिना सोचे समझे चलती हुई लाइट को डंडा मारकर तोड़ दिया और फिर पूरा बेसमेंट अंधेरे से गिर गया। मौका देखकर नक्श वहां से भाग गया। शिवाय उसे करने की कोशिश करता है, उससे पहले वह वहां से जा चुका था। शिवाय को समझ में आ गया कि इस बेसमेंट में उनके अलावा भी कोई है। उसने अपने मोबाइल की जब टॉर्च जले तो उसे अंधेरे में एक जानी पहचानी सी शक्ल दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि पारुल थी। जैसे ही मोबाइल की टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी उसने दोनों हाथों से अपने आंखों पर पड़ने वाली रोशनी को रोका। शिवाय ने जब पारुल को देखा तो गुस्से से पागल हो गया। इस बेवकूफ लड़की ने आज सब कुछ खराब कर दिया। आज इसकी वजह से बड़ी मुश्किल से आया हुआ शिकार भाग गया। पारुल ने जब अपनी आंखों के सामने शिवाय को देखा तो डर के मारे उसकी जान हालत में आ गई थी। डर से वह तर कम रही थी। तुमने बहुत बड़ी गलती है और इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पारो ने जब उसकी धमकी सुनी तो डरते हुए बोली, मुझे डरने की कोशिश मत करो। मैं जान रही हूँ कि तुम कितने बड़े गुंडे हो। तुम्हें और करना क्या आता है, बस लोगों को डराना धमकाना, और अगर कोई तुम्हारी बात ना माने तो उसे जान से मार देना। तुम्हें पता भी है कि जिन लोगों को तुम इस तरह से जान से मारते हो उनकी फैमिली भी होती है। तुम्हें पता है कि तुम जो अपराध करने जा रहे थे वह कितना बड़ा अपराध है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो मैंने तुम्हें खूनी बनने से बचा लिया। शिवाय 2 कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ में मोबाइल फोन की टॉर्च अभी भी थी। पारो डर कर 2 कदम और पीछे हो गई। उसके आगे की ओर बढ़ते कदम पारो को पीछे धकेल रहे थे और डरते डरते पीछे हो रहे थे। पीछे होते होते अचानक से पीछे दीवार आ गया। एकदम दीवार से सट गई थी। एपिसोड 22 शिवाय का टशन, क्लोजनेस। तुम ऐसे करीब क्यों आ रहे हो? पारो डरते हुए बोली। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मुझसे डर नहीं लगता ना? हाँ, नहीं डरती हूँ मैं तुमसे। शिवाय ने अपना फेस उसके सामने कर दिया और बोला, अगर डरती नहीं हो तो मेरी देखो। पारो का दिल धक 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 कर रहा था। सर की वजह से इतनी ज्यादा घबरा गई थी, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। क्या हुआ? वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। सिचुएशन बहुत ही अजीब था। सही गलत वक्त या आसपास हर बात से बेफिक्र वो उसके प्यारे से मुखड़े को निहार रहा था। वह भूल गया था कि वह खुद कौन है। इससे पहले भी लाखों लड़कियों ने उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें चुन तो दूर उनकी और देखना भी पसंद नहीं आया था। पर यह एक ऐसी लड़की थी जिसकी जुबान इतनी कड़वी और वह ऐसी बात करती थी जैसे वह उसका बॉस नहीं बल्कि पड़ोसी है। वह इस वक्त इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सही गलत बोलकर वह सब कुछ करना चाहता था जो उसका दिल कह रहा था। वो धीरे धीरे उसके क्लोज होने लगा। पारो को जैसे ही इस बात की अनुभूति हुई, उसने कस के अपनी मुट्ठी बनती है और पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धकेल दिया। शिवाय ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। पारो की इस हरकत से अचानक से वह घबरा गया और पारो के धक करने से फर्श पर गिर गया। फर्श पर गिरकर वह एकदम गुस्से में आ गया था। पहले तो पारो ने उसे आदमी को भगा दिया जिसने उसकी बहन को चीट किया, और फिर उसने उसके साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की। शिवाय का गुस्सा अपने चरम पर था। वह एकदम गुस्से में उसकी ओर देखता है। पारो घबरा कर उसकी ओर देखते हैं और रोने लगती है। आप लोगों के लिए ये सब कुछ आम बात होती होगी, पर मेरे लिए यह कोई मामूली बात नहीं है। और रही बात आपके ऑफिस में काम करने की, तो मैं वहां पर आपकी एम्प्लॉय हूँ, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। जानती हूँ इसके बाद आप मुझे काम से निकाल देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी खुशी के लिए मेरा उनके लिए अनम होना भी मंजूर होगा। और एक बात, यहाँ आकर मैं समझ गई हूँ, इस दुनिया में कोई भी आपकी मदद बिना फायदे की नहीं करता। पेरेंट्स के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो भरोसे के लायक है। शिवाय सिंह राठौर सर, मुझे पता है कि हैसियत मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है।
लेकिन सच कहूं तो मैंने आपसे ज्यादा गरीब आदमी इस पूरी दुनिया में नहीं देखा है। पारो शिवाय की ओर देखते हुए बोली, शायद इसके बाद में दिल्ली कभी ना आऊं, क्योंकि दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। वह वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने मुड़कर शिवाय की ओर देखा और फिर बोली, मुझे तो उसे लड़की के लिए बुरा लग रहा है जो आपके घर आपकी बहू बनकर आएगी, क्योंकि उसकी किस्मत दुनिया की सबसे खराब किस्मत होगी। शिवानी जब ये सुन तो उसकी गुस्से का पर बढ़ गया। वह गुस्से से उसकी ओर देखा है और कहता है, आखिर तुम समझती क्या हो? खुद को कहीं की परी हो जो मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा। अपने मन से यह गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि गलतफहमी बहुत बुरी चीज होती है। वह तो वक्त बताएगा कि गलतफहमी किस हुई है। पारो, तुम्हें तुम्हारे शब्दों का बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे किसी भी धमकी से डर नहीं लगता। पारो वहां से गुस्से से निकल गई। शिवाय अभी भी उसके कही शब्दों के बारे में सोच रहा था। उसके कहे शब्द उसके कानों में, वह उसके कहे शब्दों को भूल नहीं पा रहा हूँ। शायद किसी ने उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की होगी। पारो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवाय दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और खुद से कहता है, अगर मैं तुम्हारे कहे शब्दों के लिए तुम्हें गिल्टी नहीं किया, तुम मेरा नाम भी शिवाय सिंह राठौर नहीं। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी पहली गलती माफ की, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी हर गलती को ऐसे ही नजरअंदाज करता रहूं। तुमने सबसे बड़ी गलती की, मेरी शांति में खलल डालने की गलती। शिवाय का गुस्सा और बढ़ता। उससे पहले उसके उसके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त विहान का था। विहान ना जाने कब से अस्पताल में पड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अचानक से विहान का कॉल देखकर उसे याद आया कि विहान तो हॉस्पिटल में है। शिवाय जल्दी से फार्म हाउस से निकला। रात के तकरीबन 10 बजे बज रहे थे। निधि का घर। यार प्लीज प्रो, तू जाने की बात क्यों कर रही है? देख, अगर तुझे उसे कंपनी में जॉब नहीं करना तो मैं किसी और कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज यहाँ तुम रुक जाओ। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। प्लीज यार समझने की कोशिश करो। निधि, समझने की तुम कोशिश करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो ये दिल्ली शहर उसके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि मेरा और उसका सामना होगा ही नहीं। अगर मैं कानपुर में रही तो शायद ही ऐसा कभी होगा जब वह मेरे सामने आएगा, अदरवाइज मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ रहता है। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में कन्हैया प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो। आखिरकार तुम्हारी जो मनोकामना थी वह पूरी होने जा रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी जल्दी यहाँ से जाएगी। पता नहीं क्या हुआ होगा ऑफिस में। अब बस भी करिए, उसके जाने से आप ऐसे उदास हो रहे हैं जैसे अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं। और क्या फर्क पड़ता है, वह कौन सा यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने आए थे? जब ही तो था और जब तो लगता छुट्टी रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कन्हैया प्रसाद गहरी सांस लेते हैं और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हें खाने के लिए शायद शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। जो शख्स दूसरों की मजबूरी, दूसरों के अंदर की भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखना, उसे तो मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। खैर, मैं क्या ही कर सकता हूँ। शुरू से तो मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश करता रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब बुढ़ापे में तुम्हें क्या ही सुधारूंगा। बुढ़ापे शब्द को सुनकर उनकी पत्नी एकदम उन पर झाला गई और गुस्से से बोली, देखो जी, अपने आप को बूढ़ा कहना, मुझे बुढ़िया खाने की कोशिश मत करना। और वैसे भी मैं आपसे बहुत ज्यादा छोटी हूँ, तो इस हिसाब से आप अपने आप को बुद्ध कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। हाँ हाँ, नहीं कह सकते तुम्हें बुढ़िया, क्योंकि आप तो हैरान हैं ना। और वैसे भी आपको तो वरदान मिला है कि आप आजीवन जवान रहेंगे। उनकी पत्नी इस बात पर कोई रिस्पांस नहीं देती, लेकिन शायद वह वाकई में खुद को यंग समझते थे। कन्हैया प्रसाद दूसरी तरफ करवट लेते हैं और फिर धीरे से बोले, देखो, जब कितने दिन तक चुप रही हो तो आगे भी अपना मुंह बंद रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम चाहती थी कि वह घर छोड़कर चली जाए। और मेरा दोस्त तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है, पारिवारिक, और उसकी बातें सॉफ्ट फिशरी सच होती है। उसके बातों में कोई मिलावट नहीं होता और ना ही उसकी कोई भी बात फेक होती है। अपनी दोस्त का गुणगान गाना बंद कीजिए, मुझे अच्छे से पता है कि वह कैसे हैं।
कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? दुनिया में अगर आंकड़ा निकल जाए तो मेरा दोस्त सभी दोस्तों से अच्छा है। इस बात पर कन्हैया प्रसाद गर्व से कहते हैं। उनकी इस बात को सुनकर उनकी पत्नी धीरे से कहती हैं, और तुम्हारा दोस्त जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक न जाने कितनी प्रॉपर्टी का मालिक होता। उसकी ईमानदारी की वजह से ही उसे ये दिन देखना पड़ रहे हैं। थोड़ी सी अकल के घोड़े दौड़े होते तो इस वक्त हाथ से अपनी बेटी की शादी करता और आजीवन खुशी खुशी बीतता, लेकिन उसे तो परोपकार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और अब देखो अपनी बेटी को दूसरे शहर भेजना पड़ रहा है ताकि घर का खर्च निकल सके। अपनी पत्नी की कड़वी बात सुनकर कन्हैया प्रसाद ने धीरे से कहा, आप बस भी करो भाग्यवान। तुम जो बोल रही हो इसका मतलब ही तुम जानती हो। मेरा दोस्त ऐसा भी नहीं है कि अपनी बेटी के कमाए पैसों पर जीना चाहता हो। जब दूसरों के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो उसके बारे में कोई भी राय नहीं बननी चाहिए। वह मेरा दोस्त है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वह कैसा है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। न जाने कब तक दोनों के बीच वाद विवाद चला रहा। पारो के जाने से कन्हैया प्रसाद दुखी थे तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी माँ ही मन उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था। पारो ऑफिस से आए और उसने बताया कि वह मुंबई से वापस कानपुर जाना चाहती है तो उन्होंने उदासी का ढोंग करते हुए कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा, जबकि सच तो ये था कि वह खुद चाहती थी कि वह यहाँ से चली जाए। निधि की माँ बहुत ही खुश थे, जबकि निधि पूरी रात नहीं सो पाई थी। उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना कि उसकी सहेली कल चली जाएगी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उसने पारो को देखा जो बड़े आराम से अपनी आंखें बंद किए हुए सो रही थी। उसके चेहरे की शांति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वापस जा रही है। तुम वापस जा रही हो तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे दूर जा रही हो? जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर मुझे कॉल जरूर करना। निधि ने अपने बेस्ट फ्रेंड के फोरहेड पर हल्की सी किस किया और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से देखते हुए बोली, आई मिस यू। पारो जो अपनी आंखें बंद तो की हुई थी लेकिन नींद भी उसके आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी, वह अपने कहे शब्दों को याद कर रही थी। उसने शिवाय सिंह राठौर से किस तरह की बातें की थी वह अभी भी भूली नहीं थी। उसे एक एक शब्द अच्छे से याद था। उसे ये सब कुछ याद करके रोना भी आ रहा था। उसे लगता था कि वह मुझे भी इस्तेमाल करेगा और मैं चुपचाप उसे खुद को इस्तेमाल करने दूंगी। क्या उसने जरा सा भी फीलिंग नहीं है मेरे मर्ज के बगैर मेरे करीब आने की कोशिश की, और इस बात का गिल्ट उसकी आंखों में जरा सा भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से मुझे ही डांट लगाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस इतना खराब है। निधि, तुम भी मेरे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितना मैं तुम्हारे लिए। पारो ने अपनी करवट बदली और अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से टपक कर आंसू की बूंद तकिया पर गिरे और तुरंत सूख गए। मैं जिस मकसद के लिए आई थी वह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गई हूँ कि इस दुनिया में शरीफ लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। कल सुबह ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, यह शहर मैं वापस अपनों के पास चले जाऊंगी। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद निधि को बुरा लगेगा, लेकिन फिर वह भी मुझे भूलने लगेगी और अपने काम में व्यस्त हो जाएगी। एपिसोड 23, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस दिल्ली शहर में हजारों ख्वाब लेकर आई थी, आज वापस दिल्ली शहर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रही थी, क्योंकि शायद उसके पास यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। मन में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। पुढ़ारी और परेशान लग रही थी। दिल्ली का लंबा रास्ता उसने गुमशुदगी और ख्यालों में ही बिता दिया। कानपुर पहुंचने में अब बस थोड़ी ही देरी थी। आखिरकार वह कानपुर की बस स्टैंड पर पहुंच गई। बस से निकलकर उसने ऑटो लिया और घर के लिए बढ़ गई। लेकिन वह एकदम चुपचाप गुमसुम दिखाई दे रही थी। उसे ऐसे देखकर ऑटो वाला खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या बात है बिटिया, कौन प्रॉब्लम है क्या? यारों ने उसके इस बात का कोई रिस्पांस नहीं किया। शायद वह इस वक्त किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी। पारो ने जब कोई रिस्पांस नहीं किया तो ऑटो वाला एकदम शांत होकर सामने सड़क की ओर ध्यान देता है और फिर कहता है, हम भी तुम्हारे शहर वाले ही हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ बेटा। जी। पारुल ने अपना सर हाँ में हिलाया।
आजकल का जमाना बहुत बदल गया है, जिसे इतनी ज्यादा मॉडर्न हो गई है कि इंसान खुद की फीलिंग को छुपाकर एक फेक जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा है। लेकिन बेटा, असली खुशी तो अपने फीलिंग के साथ जीने नहीं है, चाहे वह दुख हो या फिर अगर वह तुम्हारे मन का दर्द है तो उसे अपनों से शेयर करो, और अगर तुम्हारी जीत की खुशी है तो उसे भी अपने परिवार वालों बांटो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। ऑटो वाले अंकल की बात मुझसे सही तो लगे, लेकिन उसने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग कहीं और था, वह किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। लेकिन घर जाकर अपने मम्मी पापा से क्या कहेंगे, क्या बताएगी वह उन्हें? कोई बात नहीं वरुण, जो सच है वही बताना, क्योंकि सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पापा मुझ पर यकीन करेंगे, और करेंगे फिर क्यों नहीं, मैं आज तक कभी उनका यकीन नहीं तोड़ा है, उन्हें तो मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब उन्हें सच्चाई मालूम पड़ेगी तो उन्हें इस बात से ऐतराज नहीं होगा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। उसने जोश में तो ये कह दिया था कि वह वापस घर जा रही है, लेकिन इस वक्त माँ के किसी कोने में इस बात का मलाल जरूर था कि वह बिना अपने मकसद को पूरा किया वापस दिल्ली से कानपुर आ गई। उसकी मन धीरे धीरे भारी हो रहा था, जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ रही थी उसका मन भारी होता जा रहा था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन की वजह से इस वक्त उसके घर की फाइनेंशियल हालत ठीक भी नहीं थी। जब वह घर के सामने आकर रुकी तो उसने अपने फर्श से निकाल कर कुछ पैसे ऑटो वाले अंकल को दिए और फिर घर की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे के दहलीज पर पहुंचकर उसने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसके कदम रुक गए, उसके पैर आप कांपने लगे थे, उसके मन में एक अजीब सा डर उमड़ रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी, एक ऐसी तकलीफ जो उसे बेचैन कर रही थी। क्या करूं मैं, अपने मम्मी पापा को क्या बताऊंगी, और वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं है, क्या मैं कुछ गलत डिसीजन लिया है? वह ये सवाल खुद से पूछ रही थी। वह दरवाजे पर लॉक करते हैं उससे पहले ही पारुल की माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, पारो को देखकर एकदम खुश हो गई और उसे गले लगा कर बोली, बेटा आ गई तुम? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? पारुल एकदम शॉक्ड हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी को कैसे पता चला कि वह घर आने वाली है। बेटा, पता कैसे नहीं चलेगा, दामाद जी खुद कॉल किए थे बताने के लिए। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हो, लेकिन बेटा और तो और हमने तो कभी तुम्हें इस चीज के लिए रोका भी नहीं है, तो फिर हमसे सीक्रेट रखना की क्या जरूरत थी? मॉम प्लीज, आप किस सिगरेट की बात कर रही है, मुझे तुम कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, वह तो पहले परेशान थी इस बात से कि वह उन्हें क्या बताएगी, लेकिन यहाँ पहुंचकर उनकी बातें सुनकर तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। दरवाजे के बाहर से ही बातें हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है, अंदर तो चल फिर तुझे दिखाती हूँ। पारुल की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगती है। जब वह भीतर ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि बड़े से सोफे पर बड़े आराम से किसी राजा की तरह शिवाय बैठा हुआ था, उसी के बगल में उसके पापा बैठे उससे बातें कर रहे थे। तुम? वह एकदम से उसे देखकर बोल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर उसके पापा के साथ साथ शिवाजी खड़ा हो गया। मेरे घर पर क्या कर रहे हो, अभी निकल जाओ। वह शिवाय को घर से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन वह प्यारी से स्माइल पास करता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शिवाय ने पारुल के पापा की ओर देखा और फिर बोला, देखा आप दोनों ने, मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था वह मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन आप लोगों को ही यकीन नहीं हो रहा था, आप लोग कह रहे थे। पारुल के पापा पारुल की इस हिसाब से परेशान हो जाते हैं और फिर पारुल का हाथ पकड़कर उसे अकेले में ले जाकर धीरे से कहते हैं, बेटा क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? इस बात को मानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी कि घर आए आदमी की रिस्पेक्ट करने की जगह उन्हें खुद घर से निकल जाने के लिए कह रही हो? पापा आप उसकी साइड ले रहे हो जिसे आप जानते भी नहीं। पारुल कंफ्यूज होकर अपने पापा की ओर देखती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा उसे अप्रिशिएट करने वाले पापा अचानक से इतने कैसे बदल गए।
पापा आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस आदमी ने आपसे क्या कहा है, मुझे बताएं। मुझे पता है कि जरूर इसमें कुछ झूठ बोला है, तभी आप दोनों ऐसा कर रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोला है, उसने बस हमें इतना बताया कि आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या। पारुल की माँ भी उसके पास आ गई। पारुल के माँ ने धीरे से कहा, बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, थोड़े बहुत झगड़ा तो हर रिश्ते में होते हैं, पर मैं इतना जान गई हूँ कि शिवाय बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम खुद सोचो, इतने बड़े कंपनी का बस तुम्हें मनाने के लिए खुद घर पर आया है। क्या ये कोई छोटी बात है? माँ पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सब कुछ भी चला है, वह जानबूझकर ऐसी बकवास बातें कर रहा है। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप लोगों को कोई यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अभी तक उसकी असलियत को जानते नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ कि वह यहाँ तक पहुँचा कैसे। पारुल क्या बोल रही हो तुम? बेटा नाराज क्यों हो रही हो? पापा जो कह रहे हैं वह सही तो है, इस तरह से किसी को अपने घर पर बेइज्जत करना ठीक बात नहीं। पारुल का गुस्सा पर न जाने कौन सा टोना जादू कर दिया था, जिसकी वजह से वह दोनों भी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। पारुल की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, शिवानी ने बताया है तुम उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुमको लगता है कि तुम्हारे शादी के बाद हम अकेले हो जाएंगे। आप दोनों समझ क्यों नहीं रही? मैं और प्यार, यह क्या मजाक है? प्यार तो बहुत दूर की बात है। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, विधि ने सही कहा था कि तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। अरे बेटा, छोटी सी बात के लिए सी तो बात है, हमारी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं ना, आगे भी रख लेंगे। तुम अपने भविष्य की चिंता करो। पारुल को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। वह जल्दी से वहां से आकर शिवाय का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए गार्डन एरिया में ले गई। तुमने मेरे मम्मी पापा को क्या कहा है जो वह दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं? शिवानी ने जब उसे परेशान देखा तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर पारुल का गुस्से से तन बदन जलने लगा। शिवाय मुझे बताओ कि तुमने पापा से क्या कहा है? कुछ खास नहीं, बस एक सच्चाई बताई। कौन सी सच्चाई? पारुल गुस्से से आंख दिखाते हुए पूछती है। कुछ नहीं, मैं बस उनसे ये कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है और उनके साथ रहना है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि तुम्हें आकर मैं नहीं मिला तो जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उन्हें बताए, मेरे हाथ में दे देंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? और वैसे भी जब तक मैं हाँ नहीं करती मेरे पापा हाँ नहीं करेंगे। देखो पारुल, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, पर तुम्हारी समझदारी यहाँ नहीं चलने वाली क्योंकि इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। तुम्हें पता है, जब मैं ये बात तुम्हारे पापा को बताई तो नहीं यकीन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निधि से पूछा। जब उसने तुम्हारे और मेरे लव एंगल के बारे में बताया तब जाकर उन्हें यकीन हुआ और फिर वह तुम्हारे बारे में बहुत सी चीज पूछने लगे। अब फिर धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा कि हम दोनों में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा। अब लगता है कि उन्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बात सुनकर पागल गुस्से में आ गई। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारी घटिया बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर जरा सा भी शर्माया बाकी है तुम्हारे अंदर तो अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं है। जाऊंगा तो जरूर इस घर से, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसका होगा जो मेरी बीवी बनेगी। तो सुनो, बहुत दुर्भाग्य तुम्हारा है क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे बेटा, कब तक आपस में बातें करोगे? जरा हमसे भी तो बातें करो। शिवाय प्रो के पापा के पास चला गया और पारो की माँ प्रो की कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, बेटा शिवाय बहुत ही अच्छा लड़का है, वह देखने में भी अच्छा है और खुद का बिजनेस है। इसके अलावा वह तुम्हें प्यार भी करता है और इसके अलावा हम में कुछ नहीं चाहिए। जब हम खुशियों को ठोकर मारते हैं तो हमारे किस्मत में सिर्फ बदमाशी भी आती है, इसलिए अपनी खुशियों को खुद से बर्बाद ना करने की सोचना चाहिए। माँ, आपसे मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। इतना कहकर को जल्दी से वहां से चली गई। कमरे में पहुंचकर इसमें जल्दी से निधि को कॉल मिलाया।
एपिसोड 24। हाँ, मैं शादी करूंगी। निधि में जब पारुल की गुस्से भरी आवाज सुनी तो डर गई। उसने पारुल से धीरे से कहा, पारुल, मुझे पता है कि तुम्हें जब सच पता चला होगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो मेरी जॉब के साथ साथ पापा की जब भी चली जाती। शिवाय सर ने कहा था कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो मेरी जब चली जाएगी। मुझे खुद की जॉब की फिक्र नहीं थी, लेकिन अगर पापा की जब चली गई तो हमारा क्या होगा, तुम खुद ही सोचो। पारुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके गुस्से का पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। पारू जल्दी से ड्राइंग रूम में आए जहां पर शिवाय पारुल के पापा से बात कर रहा था। पारुल ने बिना सोचे समझे शिवाय का दोनों कॉलर पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया खेल खेलने की? तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम जो कहोगे वही होगा? शिवाय सिंह राठौड़, यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। पारुल उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन वह उसे गुस्से की जगह प्यार भी नजरों से देख रहा था। उसकी इस हरकत से वह बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। पारुल, बेटा, क्या कर रही हो तुम? तुम उसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो? रिश्ते में होती है, और जब सामने वाला गलतफहमी को दूर करने की बात करे तो उसे दूर कर लेना चाहिए, और तुम तो जिद करके बैठ गई हो। ठीक है, तुम दोनों में अनबन हुई है तो क्या इसकी वजह से तुम दोनों अपना रिश्ता खत्म कर दोगे? अभी पारुल के पापा उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक से शिवाय के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और फिर, क्या दादी माँ की तबीयत और खराब हो गई है? देखो, तुम सब उनका ख्याल रखो और उनसे कह देना कि मुझे माफ करे, मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाया। वह फोन पर बातें कर रहा था, लेकिन पारुल उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसका जानी दुश्मन है। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, शिवाय एकदम उदास हो गया और फिर पारुल के पास आया और धीरे से बोल, तेरी तो किस्मत ही खराब है। यहाँ तुम मुझसे नाराज हो और वहाँ दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वह बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। बस करो शिवाय, कितने बहाने बनाओगे? मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर पारुल के पापा उससे पर नाराज हो जाते हैं और बोले, बेटा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो बच्ची है, इसे किसी बात की समझ नहीं। आप बताओ, आप किस बारे में बात कर रहे थे? आपकी दादी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? जी अंकल, ऐसा तो कुछ नहीं था, बट वह चाहती थी कि पारुल उनके घर की बहू बने, लेकिन अब तो उनकी आखिरी हिसाब से चल रही है। मैं चलता हूँ। अगर पारुल राजी होती तो इसी वक्त उससे शादी कर लेता और अपनी दादी के पास चला जाता, लेकिन वह तो मुझसे नाराज बैठी है। खैर, क्या कर सकते हैं। वह खुद को बेचारा साबित करना चाहता था। वह पारुल के पापा को दिखाना चाहता था कि वह बहुत ही ज्यादा मजबूर है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है, जबकि पारुल को ये सब कुछ ढोंग लग रहा था। पारुल ने लापरवाही भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर बोली, जितना नाटक करना है कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। 12वीं की मम्मी पापा जब शिवाय की दादी के कंडीशन के बारे में सुनते हैं तो वह एकदम से परेशान हो जाते हैं। शिवाय के पापा ने शिवाय की ओर देखा और बोला, देखो बेटा, मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता था। हालांकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं उसकी शादी बहुत शांत शौकत से करना चाहता था। लेकिन तुम्हारी दादी माँ मेरी भी मन के समान है। अगर उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी और पारुल की शादी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पारुल से कहूँगा, वह मेरी बात कभी नहीं टलेगी। पारो की माँ ने भी अपने पति का साथ देते हुए शिवाय से कहा, बेटा, ये सही कह रहे हैं। आखिर जब तुम दोनों को शादी करनी ही है तो फिर देर क्यों? हम जानते हैं कि यह बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा है, इसे अधूरा भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। शिवाय ने ना जाने कब से यहाँ आकर उसके मम्मी पापा का ब्रेन इस तरह से वॉश कर दिया था कि उन्हें सिर्फ उसी की बात अच्छी और सच्ची लग रही थी। शिवाय के ड्रामे का असर उन पर इस तरह से हो गया था कि वह अपनी बेटी की बात मानने के बजाय उसकी बात मान रहे थे, जो उनके लिए कल तक बिल्कुल अनजान था।
शिवाय ने जब उनकी यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए और फिर रोनी सूरत बनाकर उसके पापा के हाथ को अपने हाथों में लेता है और फिर बहुत ही पोलाइट शब्दों में बोला, पापा जी, मैं जानता हूँ कि आप मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन मैं पारुल की मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे जबरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए नहीं कह सकता। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहकर उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। तुमसे शादी करना भी कौन चाहता है? आया बड़ा हूँ। पारुल मन ही मन उसे ताना देते हुए कहती है। पारुल के पापा जब ये बात सुनते हैं तो वह और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वह जल्दी से पारुल के पास आए और बोलो, पारुल, तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हारी और शिवाय की शादी आज ही होगी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? पारुल को अभी तक सब कुछ बहुत ज्यादा बचकाना लग रहा था, लेकिन अब मैटर सीरियस हो गया था क्योंकि बात शादी तक पहुंच चुकी थी। सच कह रहा हूं मैं। देखो पारुल, लड़का अच्छा है, तुमसे प्यार भी करता है और तो और हैसियत में भी हमसे कई लाख गुना आगे है, और सबसे बड़ी बात, वह खुद हमारे पास आया है और हमें क्या चाहिए? एक बार और सोच लीजिए, ये कोई मजाक नहीं है, शादी की बात हो रही है यहाँ पर। मैं उसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती, चाहे आप नाराज हो या फिर खुश। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी देर तक उसके मम्मी पापा उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय उन तीनों को आपस में बातें करते हुए और बहस करते हुए देखकर बोर हो रहा था। वह बाहर टहलने के लिए निकल गया। वह गार्डन एरिया में आकर खड़ा था कि तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। यह कोई और नहीं बल्कि विहान था। कहाँ चला गया सुबह सुबह? मुझे बताया भी नहीं। विहान के इस सवाल को सुनकर वह स्माइल करता है और फिर कहता है, एक बहुत ही खास काम से कानपुर आया था। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, पर लगता है कि काम हो जाएगा। शिवाय ने जब उसे यह बात कही तो विहान थोड़ा और भी ज्यादा क्यूरोस होकर कहता है, अच्छा, ऐसा भी कौन सा काम था? इसके बारे में मुझे नहीं पता। जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारे पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट तो मेरे पास रहता है, तो फिर ऐसा कौन सा काम करने गए हो तुम? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वह तो सीक्रेट है, सरप्राइज, और तुम सबको बहुत जल्द मिलने वाला है, तो थोड़ा इंतजार करो। शिवाय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पता नहीं इन बाप बेटे का मिलन और विदाई रुलाई कब तक चलेगी। शिवाय उन्हें ऐसे देखकर मुंह बनाकर कहता है, मिडिल क्लास। पारुल के पापा एकदम से पारुल पर भड़क गए। काफी देर से दोनों के बीच बहस हो रही थी। पारुल के पापा पारुल को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें हमसे ज्यादा अपनी जिद प्यारी है तो ठीक है, अगर तुम मुझे जीते जी देखना चाहती हो तो इस शादी से इनकार मत करना, वरना सूरज डूबने से पहले मैं आत्मदाह कर लूंगा। अपने पापा की बात सुनकर पारुल एकदम सॉफ्ट रह गई। पारुल की माँ भी कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि शादी वाली बात को लेकर उसके पति इस तरह की बातें करेंगे। पारुल को अपने पापा के भोलेपन पर बहुत तरस आ रहा था और शिवाय पर उतना ही ज्यादा गुस्सा। आज उसी के उकसाने की वजह से उसके पापा इस हद तक गए थे कि गुस्से में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मैं शादी करूंगी, मैं आज ही करूंगी, आप जब कहेंगे, जिसे कहेंगे मैं शादी करूंगी, पर प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे। पारुल रो रही थी। पारुल की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पारुल के पापा ने जब अपनी बेटी की सहमति सुनी तो उन्हें संतुष्टि हुई। वह घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि शिवाय गार्डन एरिया में खड़ा है। वह शिवाय के पास गए और उससे सारी बातें बताई। उन्होंने उसे बताया कि पारुल शादी के लिए तैयार हो गई है। पारुल की माँ जानती थी कि शादी इतनी इमरजेंसी में हो रही है तो तैयारी तो हो नहीं सकती, पर थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करनी थी वह करने में लग गई, क्योंकि आज शाम को ही शादी थी। पारुल कमरे के फर्श पर पड़ी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी उसे किस तरह का इम्तिहान ले रही है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने किसी का क्या बिगड़ा? मुझे तकलीफ देकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ निकल रही थी शिवाय के बारे में। अगर वह कुछ कह सकती थी तो वह थी बद्दुआ। वह उसे हजारों बद्दुआ दे रही थी। शाम को शिवाय के पापा पास में ही एक मंदिर में शादी का सारा इंतजाम कर चुके थे। शिवाय की माँ दूसरे कमरे में शादी के लिए जरूरी चीजों का इंतजाम कर रही थी। वही
एक अलग कमरे में पारुल खुद से तैयार हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी रौनक नहीं था, मन में एक अजीब सी कड़वाहट थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने पीछे पलटकर देखा तो वह शिवाय था, जो पूरी तरह से दूल्हे के लिबास में तैयार था। देखने में वह बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। शायद ही कोई होगा जो उसे देखकर अपने आप को संभाल सके। पारुल की ओर एक प्यारी सी स्माइल पास की और बोला, तुम तैयार हो गई हो ना? पारुल ने उसे देखा तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शिवाय बिना सोचे समझे अंदर आ गया। उसने पारुल को नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, वैसे चाहे तुम जितना भी तैयार हो जाओ, लगोगी तो बहन जी ही। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। हालांकि शिवानी की बात उसे इंसल्ट करने के लिए कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी मॉडल की फेल हो जाए। लेकिन आज तो उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती, क्योंकि उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी और ना ही कोई रौनक। शिवाय ने उसे साइड में करके अपने आप को आईने में देखा और बोला, हालांकि मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगी कि, लेकिन क्या कर सकते हैं। शिवाय वहां से जाने लगता है। अचानक वो रुका। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ठंडे हाथ की अनुभूति उसके पीठ पर हुई। हाथ इतने ठंडे थे कि वह एकदम सिहर गई। एपिसोड 25 शादी। ठंडी हाथों की स्पर्श से वह एकदम सिहर गई थी। वो शिवाय था। वो उसके बिल्कुल करीब आया और उसकी बैक साइड की डोरी, जिससे वह बार बार बढ़ने की कोशिश कर रही लेकिन हो नहीं पा रहा था, शिवाय ने उसे बांध दिया। उसके हाथ एकदम ठंडे थे। जब उसके पीठ से टच हुए तो वह कुछ बोल नहीं पाई। सिचुएशन काफी अजीब था। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। चाहकर भी वह उसे ना तो रोक सकती थी और नहीं मना कर पाई। शिवा ने उसके कान में धीरे से कहा, तैयार हो जाओ मिस कानपुर। अब तो ऊपर वाले पर ही भरोसा है। वहां से ज्यादा उससे पहले पर एकदम से पीछे की ओर मुड़ गई। उसने शिवाय की ओर देखा, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। पारुल और शिवाय के बीच सिर्फ हवा पास होने भर की दूरी थी। पारुल की आंखों में गुस्सा था तो वही शिवाय सार्कास्टिक मुस्कान लिए उसे देख रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे हार नहीं मानने वाली। शादी करके यह मत समझना कि मैं तुम्हारी कंट्रोल में हो गई हूँ। पारुल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझे इस तरह से बातें कर सके, और तुम एक मामूली से शहर से बिलोंग करने वाली मुझे ऐसी बात करती हो जैसे मेरी नानी माँ हो। तुम भी एक बात कान खोल करके सुन लो मिस कानपुर, शिवाय सिंह राठौर तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर धमकी दे रहे थे कि तभी किसी के आने की आहट मिली। आहट को सुनकर शिवाय बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ पारुल की कमर पर रख देता है और उसे खींचकर और करीब कर लेता है। दरवाजे पर खड़ी पारुल की माँ जब दोनों को इतने क्लोज देखते हैं तो वह बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाला था। पारुल को शिवाय के करीब देकर उन्हें अच्छा तो लगा, पर उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हुई। ओह हाँ, मैं उनके मुंह से कोई भी शब्द पूरा नहीं निकल पा रहा था। लगता है हम गलत वक्त पर आ गए हैं। हम अभी आते हैं, इतना कहकर वह दरवाजे से लौटने लगी। उन्हें देखकर शिवाय ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे अभी अभी पता चला कि वह दरवाजे पर खड़ी थी। वह एक्चुअली आंटी मिन मॉम। आप कहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आइए न। पारुल पहले ही गुस्से में आ गई, ऊपर से उसकी ये नौटंकी। पारुल किसी आंख दिखाते हुए बोली, बहुत ही बढ़िया एक्टर हो तुम। शिवाजी ओके मटका कर उसे बताना चाहता था कि ऐसे ही इतने बड़े शहर पर राज नहीं करता हूँ। शिवाय वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने पारुल की माँ की ओर देखा और फिर धीरे से स्माइल करके बोला, आंटी प्लीज, पारुल को भी आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्लीज उसे समझा दीजिएगा, बार बार मुझसे झगड़ा ना करे। वह क्या है कि जब वह मुझसे नाराज होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पारुल का खून खौल रहा था उसकी घटिया बातों से, लेकिन अपने मम्मी पापा के बारे में सोचकर वह शांत थी।
शिवाय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिवाय के मामा आए। उन्होंने पारुल को नीचे से ऊपर तक देखा। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे ऐसे देखकर उसकी माँ ने अपनी आंखों से काला टीका उसके कान के पीछे लगा दिया और फिर स्माइल करके बोली, मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है। अपनी माँ को इतना खुश देखकर पारुल खुश होना चाहती थी, लेकिन असलियत जानती थी, इसलिए चाह कर भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पा रही थी। क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ खुश इसलिए है क्योंकि वह गलतफहमी में जी रही है, लेकिन वह तो सब जानती है। बेटा देखो, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, बट तुम कोशिश करना कि उसे खुश रख सको। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे तुम खुद सोचो, इतने बड़े खानदान का लड़का तुम्हारे लिए इतनी दूर तक आया है और फिर इस शादी के लिए वह इतना एक्साइटेड है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा जब पूजा की थाली तैयार कर रहे थे तो वह खुद वहां पर मौजूद था। उसने उनकी हेल्प कराई और बोला कि उसे ये सब कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा वह इतना ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिलने वाला है। पारुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को क्या बताएं। पारुल फेक स्माइल अपनी माँ की और भी और फिर बोली, माँ आपको सब छोड़िए, आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। अब पारुल को भी अपने मम्मी पापा के सामने ढोंग करना पड़ रहा था क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मन ही मन को शिवाय को खुश रही थी, उसकी वजह से आज उसे अपने ही पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ रहा है। अब उसे किसी भी एडवेंचर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अब उसके पास हमेशा आपको एंटरटेन होता रहेगा। कोई भी चीज को उसे करके खुद का मन बहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तो उसके पास परमानेंट कोई होने वाला है जो हर वक्त उसे एंटरटेन करेगा, उसके मर्जी के हिसाब से चलेगा। शाम के 7 बज रहे थे कि तभी वहां पर एक बड़ी सी ब्लैक रंग की गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही वह गाड़ी रुकी, उसे देखकर पारुल की मम्मी पापा एकदम सॉफ्ट हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है। उसे गाड़ी में से एक ब्लैक रंग का ओवरकोट पहना आदमी निकाला जिसके हाथ में कुछ फाइलें थी। उसके साथ तो और आदमी भी थे। वह लोग पारुल के मम्मी पापा को नमस्ते करते हैं और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो मिस्टर देशमुख, हम मैरिज रजिस्टर से आए हैं। हमें मिस्टर शिवाय राठौर ने बुलाया है। वो कुछ और कहते और पारुल के मम्मी पापा और भी ज्यादा कंफ्यूज होते। उससे पहले ही शिवाय वहां आ गया। शिवानी इस सब की कंफ्यूजन दूर की और पारुल के मम्मी पापा को बताया कि उसने ही उन ऑफिसर को बुलाया है। वह पारुल के साथ शादी करने से पहले वो कोर्ट मैरिज करना चाहता है ताकि उनकी शादी लीगल हो सके। पारुल के मम्मी पापा तो खुशी से एकदम पहले नहीं संभाल पा रहे थे। इतने बड़े खानदान का लड़का और हमारी बेटी के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है, और हमें क्या ही चाहिए। पारुल तो हमेशा खुश रहेगी जब यह इतना प्यार करता है तो। अंकल आंटी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वह फॉर्मेलिटी के लिए उनसे भी पूछ लेता है। उसकी इस बात पर दोनों एकदम से अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया और दोनों का फोटो शूट हुआ और उसके साथ ही दोनों ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन की और उनकी शादी पूरी हो गई। इस शादी से अगर कोई खुश था तो वह थे पारुल की मम्मी पापा और शिवाय पारुल को तो इस शादी से कोई खुशी ही नहीं थी बल्कि बदला लेने का एक घटिया तरीका था। सर, 2 दिन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंच जाएगी। उनके जाने के बाद देशमुख फैमिली और शिवाय राठौर गाड़ी में बैठकर सीधे मंदिर के लिए निकल गए। एक मिडिल थीम का मंदिर था, शिव और पार्वती का। देखने में ज्यादा रॉयल नहीं था पर इसकी डेकोरेशन काफी अच्छी थी। शिवानी पारुल की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा कर बोला, ये सब कुछ सपने से काम नहीं है ना पारुल? पारुल ने उसके इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवाय पारुल और उसके मम्मी पापा, देशमुख फैमिली के 2-4 करीबी लोग जो उनके बिल्कुल करीबी के थे और पंडित जी महाराज के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। पारुल अपने मन में सोच रही थी कि दुनिया की वह इकलौती शादी होगी जिसमें इतने कम लोग हैं। इतना बड़ा सही आदमी और इसकी शादी ऐसी। सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। यह आदमी सच में पागल है, बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। काश उसी दिन मैंने उसे यह बात नहीं बोली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसी ने सच ही कहा है, जुबान बहुत सोच समझ कर खोलने चाहिए। अब तो गलत ही हो चुकी है, बोली हुई बोली तो वापस नहीं ली जा सकती।
सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी संपन्न किया जा रहा था। शिवाय अपनी योजना में कामयाब हो गया था। एक मिडिल क्लास फैमिली को ब्लैकमेल करके अपनी सारी बातें लवाना उसे बेहद अच्छे से आता था, तभी तो वह अपने इस योजना में कामयाब हो गया था। शिवाय किसी और वजह से खुश था तो वही पारुल के मम्मी पापा उसके सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे। इसके अलावा वह इस शादी के लिए इसलिए भी राजी हो गए थे क्योंकि शिवाय ने कहा था कि उसकी दादी कभी भी अपना दम तोड़ सकती है और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। दोनों दंपति एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। शिवाय के बाईं तरफ पारुल बैठी हुई थी। सामने मंदिर में शिव और पार्वती का जोड़ा और दूसरी तरफ पारो और शिवाय की यह जोड़ी बेहद ही सिमिलर लग रही थी। अगर कुछ अंतर भाभी तो अंतर सिर्फ इतना था कि शिवाय पारो से इतना ही नफरत करता था जितना शिव पार्वती से प्रेम करते हैं। पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं और पारुल अपनी आंखें बंद करके अपने आने वाले पूरे भविष्य की कल्पना करके खुद को स्ट्रांग करने की भगवान से प्रार्थना करती हैं। वही शिवाय का पूरा ध्यान पारो की ओर था। वचनों के बाद मंगलसूत्र पहने और सिंदूरदान के बाद आखिरकार शादी पूरी भी हो गई। यह शादी बहुत अजीब और अचानक हो गई। शिवा और पारुल को सभी ने सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। अंकल आंटी हमें आज ही और इसी वक्त जाना होगा। दादी की तबीयत खराब हो रही है और मेरा उनके पास रहना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि आप सबको बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं क्या करूं, मेरी खुद की भी बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं और वह पारुल के मम्मी पापा के सामने खुद को बेचारा साबित करना चाहता था। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी दादी की इच्छा थी कि तुम पारुल से शादी करके घर जाओ और शादी तो हो गई है, तुम पारुल के साथ जा सकते हो। माँ जी तबीयत मुझसे ही सुधार आता है, पारुल को लेकर हमारे पास आ जाना। वह क्या है ना बच्ची, हम ज्यादा दिन तक दूर नहीं रही है इसलिए इसका मन नहीं लगेगा। जानते हैं कि तुम इसका, आप बेफिक्र रहे, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। पारुल अब कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि शायद अब उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। शिवाय ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और पारुल के पापा के हाथ में थमा दिया। अंकल प्लीज, अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो प्लीज मना मत कीजिएगा। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहे जितना चाहे अमाउंट उसे कर सकते हैं। शिवाय के इस हरकत से पारुल बहुत ही ज्यादा हैरान थी तो वही उसके पापा बार बार उसे कार्ड को लेने से मना कर रहे थे शिवाय की जबरदस्ती पर, और उसकी इस बात को सुनकर आखिरकार उन्हें ये कार्ड रखना पड़ा। उन दोनों ने अपनी मम्मी पापा के पैर छुए और फिर गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। पारुल फ्रंट साइड मिरर में अपने मम्मी पापा को देख रही थी। पारुल की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे लेकिन अब इन आंसुओं को पहुंचने वाला भी नहीं था कोई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।